नमस्कार दोस्तों। हम यूपी पीसीएस में जीव विज्ञान के जो विगत वर्षों के प्रश्न आए हुए थे उसका फास्ट रिवीजन कर रहे थे और इस कड़ी में 2012 से 2016 तक सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन हमने कर लिया है। इस वीडियो में जीव विज्ञान के 2017 और उससे आगे के जो प्रश्न आए हुए हैं उसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। 71 में देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है, जबकि हिरन में, जेब्रा में और घोड़ा में, ये तीनों जो जानवर के नाम हैं, तीनों में खुर पाए जाते हैं। गीदड़ से संबंधित दो फैक्ट और यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ये कि गीदड़ जो होता है कुत्ते के परिवार का एक प्रजाति होता है, और दूसरा ये कि गीदड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कैनिन आयरिस होता है। तो जब भी गीदड़ आए तो ये तीन बातें याद रखनी है कि गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस आयरिस है, और तीसरा ये कुत्ते के परिवार का एक प्रजाति है। 72 में लिखा हुआ है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण ही फल मीठा होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड होता है। कभी कभी विकल्प में पूछ लेगा फ्रक्टोज निम्नलिखित में से है, तो उसमें जो मोनोसैकेराइड रहेगा उस विकल्प को हमें चुनना होगा। 73 में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। हार्मोन और कार्य, तो जो सही है पहले उसको देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, बॉडी में किस पार्ट से स्रावित होता है? आपने कई बार ज़रूर पढ़ा होगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा लिखा हुआ है मेलाटोनिन, तो जो निंद्रा यानी नींद जो हमें आती है ना, तो उसका नियंत्रण मेलाटोनिन नामक हार्मोन ही करता है। तो ये दोनों भी, दूसरा भी सही था। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? जो स्तन ग्रंथि होती है मनुष्य में, स्तन ग्रंथि में जो दुग्ध आने का जो मेन कारण होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो दुग्ध का निस्सरण स्तन ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। तो ये बाकी डी नंबर गलत है। डी नंबर गलत कैसे है? गलत वाला पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। देखिए 74 अभिकथन दिया हुआ है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, तो बिल्कुल सही है। सेलुलोज का पाचन करने में सक्षम कौन होता है? सक्षम होता है पशु, मानव असक्षम होता है। तो पहला कथन अभिकथन यानी सही हो गया। कथन क्या लिखा हुआ है यानी रीजन, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, तो हाँ ये भी बात सही है। तो कथन और कारण स्वतंत्र रूप में सही है, किंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखिए व्याख्या में वही लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ जानबूझ करके। इससे क्या होगा कि एक तो क्लियरिटी और बढ़ जाएगी और दूसरा थोड़ा रिवीजन और हो जाएगा एक बार। देखिए लिखा हुआ है, मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए असक्षम होता है। परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो ये कथन सही हो गया। अतः दोनों कथन सही है, परंतु डायस्टेस की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है। अतः दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता, तो मतलब दोनों स्वतंत्र रूप से सही है, व्याख्या नहीं करता, यही कहना चाह रहा है ये व्याख्या। 75 में क्या लिखा हुआ है, सुई चुभोने पर निम्नलिखित अंगों में से दर्द महसूस नहीं करेगा। तो देखिए जब हम सुई चुभेगी हमारे शरीर में तो हमारी त्वचा महसूस करेगी दर्द, हृदय भी हमारा महसूस करेगा दर्द, नेत्र से तो आंसू निकल जाता है तो वो भी दर्द महसूस करता है, लेकिन मस्तिष्क को कोई दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 76 में देखिए, आयोडीन की कमी से होता है, तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रतौंधी इसके विकल्प ए में लिखा हुआ है, इससे याद आया हमने कई बार पढ़ रखा है कि रतौंधी जो रोग है वो किस चीज़ के कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और जब विटामिन ए हम पढ़ रहे हैं यानी बोल रहे हैं तो हमें उसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल भी याद आना चाहिए। और विटामिन ए बताइए किस में घुलनशील है, वसा में या जल में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस में, कई बार बता चुका हूँ। देखिए व्याख्या भी एक बार पढ़ देता हूँ, थोड़ा और रिवीजन हो जाएगा। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। अच्छा, आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक में, आपको तो पता ही होगा। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब देखिए 77 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो आपने सुना होगा टार्टेरिक अम्ल का नाम। टार्टेरिक अम्ल जो होता है ये अंगूर में, इमली में और केले में, ये तीनों में पाया जाता है, तो ये तो इसका विकल्प डी हो गया। अच्छा, एक फैक्ट और देखिए, एक क्वेश्चन में ही है कि टार्टेरिक अम्ल कार्बनिक अम्ल होता है एक प्रकार का, तो ये भी बात याद रखना है, ठीक है।
व्याख्या में भी सारी वही बातें लिखी हुई। अच्छा, टार्टरिक अम्ल एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। व्याख्या में सारी वही बातें लिखी हुई है, मैं जानबूझ के एक बार और पढ़ दे रहा हूँ ताकि और स्पष्ट हो जाए। अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल विद्यमान होता है, यही हमने पढ़ा अभी। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सेम बातें थी, कोई विशेष नहीं था। तो टार्टरिक अम्ल के बारे में मतलब मोटे मोटे रूप से एंटीऑक्सीडेंट होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, और तीसरा ये केले, इमली और अंगूर में पाया जाता है। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आंसर अगर आपको नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं, मन में ज़रूर सोच लीजिएगा। अंगूर की खेती जो हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? 78। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी को आपने देखा ही होगा, चींटी का जो मस्तिष्क होता है ना उसके शरीर से बड़ा होता है। तो बेटा विकल्प ए इसका सही हो गया। अच्छा, मस्तिष्क से याद आया, हम मानव मस्तिष्क के बारे में भी 2-3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, इसका शॉर्ट रिवीजन कर लें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका भार जो होता है मानव मस्तिष्क का वो 1400 ग्राम होता है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा हमने मानव मस्तिष्क के बारे में क्या पढ़ा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछता है कि कौन सा होता है, तो सेरेब्रम, सेरेब्रम बोल रहा हूँ, सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, एक और हमने पढ़ा है, जैसे हम क्वेश्चन में आता है कि शरीर के संतुलन, शरीर का जो संतुलन बना रहता है तो वो किस चीज़ के कारण बना होता है, तो मस्तिष्क में एक पार्ट होता है, एक अंग होता है, उसको बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक है, इसमें ल है, जो अभी मैं बोला हूँ उसमें ल है, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के कारण हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। और सेरेब्रम, सेरेब्रम हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसका भार 1400 ग्राम होता है। एक चीज़ और याद आ रहा है, एक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि? आपके लिए छोड़ता हूँ, बताइए क्या करता है। हिंट दे देता हूँ, वैसे बहुत गर्मी लग रही है मुझे, मेरा शरीर का टेम्परेचर पता नहीं क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, पसीना निकल रहा है। तो और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से यह स्टोरी रिलेटेड है, आप बताइएगा क्या है। 79, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? अच्छा, जो अभी प्रश्न मैंने पूछा और हिंट दिया, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो लास्ट पार्ट आएगा। तो क्वेश्चन था कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो अगर हमारे पित्ताशय में पत्थर हो जाए तो वसा का पाचन हम नहीं कर पाएंगे, यानी हमारा शरीर नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वसा का। तो इसका आंसर तो हो गया। अब चूँकि इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट है, लेकिन पहले व्याख्या पढ़ देता हूँ। लेकिन लिखा हुआ है, पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। यकृत से उत्पन्न होता है पित्त और पित्ताशय उसका भंडारण करता है, किसका? पित्त का। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। अब ये थोड़ा सा इतना हार्ड वर्ड्स दिमाग में नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो जो अब पित्त होते हैं ना, जो पित्ताशय में जमा होता है, तो ये ज़्यादा जब जमा हो जाता है तो यही पथरी का कारण बन जाता है, ऐसे दिमाग में रखिए। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है, और वो जब बढ़ जाएगा तो वसा का हम पाचन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यकृत का ये पार्ट था, यकृत से रिलेटेड स्टोरी था। अब आपको याद आ रहा है यकृत के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? दृष्टि के टेस्ट सीरीज में यकृत से भी क्वेश्चंस थे, ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज में भी जो साइंस वाला हमने लगाया उसमें भी क्वेश्चंस थे। तो पहले तो वो नहीं अगर देखा है तो ज़रूर आप देखिएगा। अच्छा, अब देखिए प्रीवियस जो वीडियो हमने आप देखा है 2, उसमें भी ये बातें थी। क्या क्या थी मैं बताता हूँ। देखिए, यकृत के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब जब ग्रंथि की बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए कि पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग सारे ग्रंथियों का कंट्रोल यही करता है, पीयूष ग्रंथि ही। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था, एक है मिश्रित ग्रंथि, तो किसे कहते हैं? अग्न्याशय को कहते हैं। तो अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि, पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी या मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये हो गया। अच्छा चलिए, बस इतना ही बात है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी अभी हमने पढ़ा था, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो यानी कि अनुवांशिक रोग नहीं। अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? हमारे माता पिता को अगर है और मुझे भी हो गया तो अनुवांशिक रोग है ये, फिर हमारे बच्चों को भी हो गया तो ये अनुवांशिक रोग हो गया। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम याद आना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। और मैंने विटामिन के समय कहा था कि जब भी विटामिन हम पढ़े तो पता कर लेना चाहिए कि वसा में घुलनशील है कि जल में। तो बी सी सिर्फ जल में घुलनशील होता है, इसके अलावा सारे वसा में, तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ठीक है। अच्छा, रतौंधी और वर्णांधता, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ देता हूँ। बताइए वर्णांधता
कैसे होता है? वैसे वनांता तो अनुवांशिक रोग है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस विकल्प से ही समझ में आ रहा है। रक्तहीनता भी अनुवांशिक रोग होता है, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग होता है। अब देखिए, ये व्याख्या में वही सारी चीज़ें हैं, उसको पढ़ना फिर अब समय ज़्यादा ही बर्बाद होगा। अब देखते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से विटामिन में है। पता है ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जीव विज्ञान को अगर पढ़ना हो और इसे क्वेश्चन ज़्यादा करना हो या करना हो तो कम से कम विटामिन पे तो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। विटामिन वाले चैप्टर को और मानव रोग वाले चैप्टर को एकदम अच्छे से, जो भी आपके पास मटेरियल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से पब्लिकेशन का मटेरियल है, जो भी मटेरियल है अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैंने कहा है कि विटामिन, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है प्रीवियस ईयर्स को देखने के बाद, विटामिन पढ़ते समय बस 4 चीज़ें, मैक्सिमम 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये, वो विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। दूसरा ये कि विटामिन वसा में घुलनशील है या जल में। तीसरा ये कि विटामिन वो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चौथा पूछेगा तो क्या खाने से कौन सा विटामिन की प्राप्ति होती है, बस इतना ही पूछेगा। खैर, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। जो सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करने के लिए बोल रहा है, तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। विटामिन B12 क्या होता है? विटामिन B12 से प्रति अरक्तता कारक होता है, तो ये सही सुमेलित है। अच्छा, विटामिन B12 का हमने वैज्ञानिक नाम भी पढ़ा था, क्या था? साइनोकोबालामीन, ठीक है। विटामिन C से क्या होता है? प्रतिस्कर्वी कारक होता है ये। विटामिन B प्रतिस्कर्वी कारक होता है, तो ये भी सही है। फिर विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक होता है। रक्तस्रावी कारक मतलब रोकता है, रक्तस्राव को रोकता है, थक्का बना करके रोक देता है, तो ये सही है। अच्छा, अब देखिए विटामिन K पढ़ रहे हैं तो मुझे विटामिन K के बारे में 2 चीज़ याद आ रहा है। एक तो ये कि ये वसा में घुलनशील होता है, दूसरा ये कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम बताइए। फिलोक्विनोन ऐसा नाम था इसका। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है वैज्ञानिक नाम इसका। और विटामिन C जल में घुलनशील होता है। B और C दोनों जल में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन D और E का आपको बताना है क्या? वैज्ञानिक नाम बताने हैं, ठीक है। अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ बता दीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो आपको याद रहेगा इसी बहाने से। अगर नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं लग रहा है मन की ना क्या कौन लिखता है, तो आप सामने जो आपके पेज है ना, आप ज़रूर पेज ले करके, पेज और पेन ले करके वीडियो देख रहे होंगे, तो उस पर लिख लीजिए। तो विटामिन D और E का वैज्ञानिक नाम आपके पाले में है, ठीक है। मतलब बताना है आपको। और जो गलत था विकल्प, उसके बारे में हमने कोई चर्चा ही नहीं की है, ठीक है। अब देखिए, व्याख्या पढ़ दूँ क्या? नहीं, व्याख्या नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया उससे संबंधित, आपने देख ही लिया होगा हिंट में। 82 नंबर, सूची 1 और 2 है, उत्पाद और उसके स्रोत है, तो मिलाना है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। अफीम, अफीम पता है, अफीम का जो हम खाते हैं वो फल होता है, मतलब अफीम उत्पाद जो है उसका स्रोत फल होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर हींग है, तो हींग का स्रोत क्या होता है? हींग का स्रोत जड़ होता है, ठीक है। अच्छा, हींग से क्या आया अभी याद, हिमाचल प्रदेश हींग उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना है, मतलब कुछ ऐसा पढ़ा था हमने। अब थोड़ा सर्च कीजिएगा तो हिमाचल प्रदेश और हींग गूगल में करके कुछ ऐसा है, पहला राज्य शायद बना है, मतलब पहले होता नहीं था लगता है हींग का उत्पादन, ऐसा कुछ होगा। क्लियरली याद नहीं आ रहा है, बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर में। और नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा इसका आंसर। वैसे भी मैं अभी वीडियो शूट खत्म होगा तो मैं देखूंगा ही। अब देखिए रबड़, तो रबड़ का तना जो होता है, मतलब रबड़ जो हम प्राप्त करते हैं उसके तने से, वृक्ष के तने से प्राप्त करते हैं। और कुनैन, कुनैन छाल से प्राप्त किया जाता है। आपको पता ही होगा कि सिंकोना नाम का एक वृक्ष होता है, उसके छाल से कुनैन प्राप्त करते हैं। किस चीज़ में यूज होता है कुनैन? जब मलेरिया हो जाता है ना, तब उसमें कुनैन का यूज किया जाता है। और भी हमने पढ़ा था कुनैन ये मलेरिया के उपचार में और भी चीज़ों का हम यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इस साल का अब ख़त्म हो गया। अच्छा, 2018 में ना मात्र 2 ही क्वेश्चंस पूछा था जीव विज्ञान से, तो देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई है। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, अगर आपने देखा होगा दोनों वीडियो जो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आपको याद आ रहा होगा सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो इससे तो एक बात पता चलता है कि देखिए प्रीवियस ईयर्स पर रिस्क मत लीजिए, सारे सेगमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे जहाँ से भी पढ़ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा वीडियो ही देख करके आप पढ़ लीजिए, ये तो एक सहायता का प्रयास है। तो जहाँ से भी लेकिन ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, और कनेक्टिंग तरीके से कनेक्ट कर करके पढ़िए। कनेक्ट जब तक नहीं करनी, मतलब 1 पॉइंट से 4 पॉइंट, तो ज़्यादा लाभ करता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब देखिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई है, तो ये मैं कह दिया हूँ, रिपीटेड सेम यही क्वेश्चन पूछा था। वाटसन तथा क्रिक, हालांकि 2 व्यक्ति का और नाम था, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक के अलावा एक व्यक्ति थे MHF विल्किंस और एक फ्रैंकलिन थे। तो ये चारों व्यक्ति ने का योगदान था द्विकुंडली डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना के निर्माण में।
अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला, ये तो एकदम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब देखिए विटामिन सी आया ना, अब देखिए फिर से करते हैं, कैसे पढ़ें, कैसे कनेक्ट करेंगे। विटामिन सी जल में घुलनशील है या वसा में? आपको पता चल गया होगा कि जल में घुलनशील है, कई बार बोल चुका हूँ। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। वैसे और भी कुछ स्रोत हैं जैसे कि नींबू, संतरा, जो खट्टे रसदार फल होते हैं, मौसम्मी, ये सब खाने से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो समाप्त हुआ, 2018 तक समाप्त हो गया है। अब एक वीडियो और आएगा, उसमें 19 और 20 का सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं साइंस के नए सेगमेंट बाद। अगर वीडियो आपको मदद कर रहा हो तो आप लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, किंतु कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।